नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेल्दी इंडिया में आज बात करेंगे कोरोना से संबंधित टीकाकरण कार्यक्रम की, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे नेजल वैक्सीन। पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ी है। चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में इसको लेकर केंद्र सरकार सतर्क हुई है। भारत में BF7 कोरोना का नया वेरिएंट, इसके कुछ मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ने में अब आगे का रास्ता क्या हो, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि नेजल वैक्सीन कोरोना की रोकथाम में कितने मददगार हो सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, आप प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग एम्स से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पीयूष आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनील एम रहेजा। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रहेजा। नमस्कार आपका भी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रहेजा आप ही से करना चाहूंगा। वर्तमान समय में जो भारत की स्थिति है, खासतौर से कोरोना के मामलों को लेकर, वो स्थिति कितनी चिंताजनक है? सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मैसेज है कि हमें अभी सावधान रहना चाहिए, पर कोई पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ऑन द अलर्ट बट नॉट टू पैनिक। दैट शुड बी द प्राइमरी मैसेज फॉर एवरीवन। और अभी जो भारत के अंदर है, कुछ एक केसेस BF.7 के मिले हैं, ओमिक्रॉन BF.7, जो कि चाइना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अभी चाइना में इस वायरस की वजह से बहुत अधिक केसेस हो रहे हैं। हमें अब ये समझना है कि हमारी स्थिति और चाइना की जो कंपैरेटिव पोजीशन है वो डिफरेंट है। हमारे देश में पहले ही कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, जिसमें अल्फा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो हमने हर एक वेव्स को देखते हुए हमने सही समय पे सही स्टेप्स लिए, और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने कम से कम नुकसान उठाते हुए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारी वो इम्यून हो गई। और दूसरा, भारत के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ कोविड-19 के अगेंस्ट, आई थिंक वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा। भारत ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन के डोजेज लगाए हैं, और ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक हैं। और हमने इवन डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ में जाके वैक्सीनेशन करवाया। यदि हम देखें, हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 90 जो है वो डोज सेकंड ले चुकी है। हाँ, हालांकि प्रिकॉशनरी डोज जो कि थर्ड डोज है, जो कि 18 ईयर्स एंड अबव के लिए है, उसमें हमारी अभी परसेंटेज 33% है। 27 to 31 अलग अलग डेटाज हैं। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। और इंट्रानेजल वैक्सीन, एक नया वैक्सीन आया है, उसके विषय में आगे जाके हम बात करेंगे। इंट्रानेजल पर भी विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर पीयूष रंजन, आप कैसे देखेंगे? यहाँ पर जिक्र किया गया कि हमारी देश की जो बहुत बड़ा तबका है आबादी का, जो कि 2 डोज ले चुका है, लेकिन अब जब बात बूस्टर डोज की आती है, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए बूस्टर डोज कितना ज्यादा जरूरी है? जी, आपने जैसा बिल्कुल शुरू में पूछा कि कैसे ये वेव भारत के लिए कितनी ज़्यादा चिंताजनक है, जैसा डॉक्टर रहेजा ने भी कहा कि हमारे पास जो लास्ट वेव जो था वो ओमिक्रॉन वेव से था। जो ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट जो है कोविड-19 वायरस का, उसके साथ था। अब उस वायरस का एक सब वेरिएंट है। तो चाइना से हमारी स्थिति अलग इस तरह से है क्योंकि वहाँ पर ओमिक्रॉन के पहले मामले नहीं देखे गए। ठीक है। अब ये ओमिक्रॉन में जो स्पाइक्स प्रोटीन होते, वो तरह तरह के अलग अलग जो पुराने थे, वो उसके जो बहुत सारे जो एंटीजेंस होते वो मौजूद रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो आम लोगों के लिए समझने लायक है, कि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो वाइल्ड वायरस यानी कि ओमिक्रॉन के वजह से पहले से ही ज़्यादा वैक्सीनेटेड, इम्यून है। नंबर 2, जैसा डॉक्टर रहेजा ने भी बताया, 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेज मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संख्या जो है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीन की वजह से ऑलरेडी इम्यून है। जी, इसका मतलब ये है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता रखना है। अब जो विश्व भर में और अभी के समय में जो आपने पूछा, जो तीसरे डोज प्रिकॉशनरी डोज के बारे में, तो ज़रूर जो भारत सरकार के द्वारा जो एप्रोप्रिएट पोर्टल है उस पर आप अपने आप को रजिस्टर करें जी। और जैसा हमारे एम्स के अध्ययन में भी बताया गया था कि स्पेशली जो शुरुआती दौर में लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे संदेह थे, हेजिटेशन था, ये काम करेगा नहीं करेगा, गर्भवती महिलाओं में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, दुष्प्रभाव होंगे,
इतने समय तक जो हमारे अनुभव रहे उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि न केवल ये वैक्सीन कारगर है, इफेक्टिव है, बल्कि सेफ भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। इसलिए जिन लोगों का जब मौका लगे तो वो जरूर इसका थर्ड जो है वो वैक्सीन ले। डॉक्टर रहेजा, BF7 वेरिएंट जो है कोविड का, ये इसको हम कैसे समझें? और हाल ही में ये खबरों में सामने आया है कि चीन से एक व्यक्ति भारत आया जो कि आगरा में है और उसमें ये वेरिएंट पाया गया, और इसी तरह कुछ राज्यों में कुछ एक मामले भी इसके सामने आए हैं। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है भारत के लिए और इससे बचकर रहने की क्या तरीका है? देखिए, ओमिक्रॉन BF.7 जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसके अंदर 3 खूबियां हैं। नंबर 1, ये इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले ओमिक्रॉन का जो वायरस था वो उसका RX था, वो R0 था, वो 5 से 6 व्यक्तियों को एक वायरस इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो 10 से 18 व्यक्तियों को इन्फेक्ट करने की बात है। दूसरा क्या है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है जी, तो इसलिए जल्दी जल्दी फैलता है। इसीलिए तीसरी जो इसमें है, इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी है जी। कि ऑलरेडी जो व्यक्ति कोविड-19 से जिनके अंदर इम्यूनिटी है, ये इम्यून सिस्टम को भी एस्केप करने की मैकेनिज़्म है, इसमें कैपेबिलिटी है। तो इन 3 चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली है, हमारे ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग्स ली हैं, और सभी स्टेट्स को भी हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा अलर्ट के लिए लेटर्स भेजे जा रहे हैं। डेली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो गवर्नमेंट अपना रोल इसमें प्रोएक्टिवली प्ले कर रही है। लेकिन ज़रूरी बात है कि लोग, पब्लिक की इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है, जनता का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और जनता का भागीदारी के लिए 2-3 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाई है, प्लीज़ वो 3rd प्रिकॉशनरी डोज अवश्य लगवा लें, क्योंकि ये देखा गया है कि यदि आप अच्छे से इम्यून्ड हैं, चाहे आपको इन्फेक्शन होगा लेकिन मोर्टेलिटी का चांस कम है, आपका सीरियस कोरोना होने का चांस कम है, डेथ होने का चांस कम है। दूसरी चीज़ ये बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, अननेसेसरली भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, बिना बात का जो ट्रैवल है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है, छोटे बच्चे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि इम्यूनोस्प्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज, COPD, प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको चाहिए कि घर में रहें, अभी ज़्यादा ट्रैवल भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। और यदि जाना भी है तो मास्क हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक मास्क लगाने से हम 80 से 85% तक अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे हम कहते हैं 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, दूर से नमस्कार करें, यहाँ वहाँ ना थूकें। यदि आपको छींक और खांसी है, बुखार जैसे लक्षण है, तो घर पर रहें, आइसोलेशन में रहें, डॉक्टर से जांच कराएं अपनी, ताकि समय से आपका इलाज हो पाए और आप दूसरे व्यक्तियों को इन्फेक्ट करने से बचें। ठीक है, मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर पीयूष रंजन, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, इसके लक्षण क्या है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या ये ओमिक्रॉन से पूरी तरीके से भिन्न है, पूरी तरीके से अलग है, क्या समझा? देखिए, ये इसका एक सब वेरिएंट है। जैसा डॉक्टर रहेजा ने बताया कि जो आरओ नंबर के बारे में इन्होंने बताया कि 5 से 6 ये रहता है। आरओ नंबर बेसिकली एक रिप्रोडक्ट जो इसकी रेप्लिकेबिलिटी के बारे में ये बताता है। हमें ये समझना जरूरी है कि ओमिक्रॉन के बारे में यह बात बताया जाता था कि हुसोएवर हैज़ ब्रेड इन मस्ट हैव गॉट द ओमिक्रॉन। ये इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव था ओमिक्रॉन, इसका सब वेरिएंट और भी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो एक बार ये हो जाने के बाद जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो कर्व होगा वो एक फ्लैश की तरह आएगा। जैसे कि हमने 3rd वेव में देखा कि टोटल जो डिफ़िकल्ट टाइम थे वो 3 सप्ताह तक था, जबकि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में ये लगभग 4-6 महीने तक चला, धीरे 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 करके बढ़ा। तो ये और भी तेज गति से आएगा और आकर के बिल्कुल ये चला जाए। जहाँ तक आपने इम्यूनिटी और वायरस के सब वेरिएंट और नेचर के बारे में आपने पूछा, देखिए इसके लक्षण बिल्कुल उसी तरह से होते। थोड़े GI सिम्टम्स इसमें ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे डायरिया और बाकी और चीज़ों का ये हुआ। एक बार अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो बहुत कम इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे पुराने में अगर आप कहीं इन्फेक्शन होने के बाद लक्षण आने में 5 से 7 दिन का समय ऐसा लगता था,
इसमें ऐसा ये देखा गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर में ही लक्षण आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन ओमिक्रॉन के जो इसका जो पेरेंट वेरिएंट है उससे ऑलरेडी इंडिया में लोग एक वेव आ चुका है, लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, इसलिए उतना ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लोग किसी भी तरह से सतर्कता में या प्रिकॉशन करने में या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में किसी तरह की कमी रखें। डॉक्टर रहेजा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेजल वैक्सीन जो है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम दर्शकों के लिहाज से भी इसको आप समझाएं बेहतर तरीके से। और ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? वैक्सीन क्या है? और ये नेजल स्प्रे जो है नोज़ के ज़रिए इंजेक्ट की जाती है, ये कितनी मददगार साबित होगी कोरोना से लड़ने में? सबसे ज़रूरी बात है कि इंट्रानेज़ल जो वैक्सीन है ये भारत में विकसित की गई है भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा जी। और मेरी उनसे डिस्कशंस भी हुई, उनके जो मेन साइंटिस्ट हैं मिस्टर नारायणन, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें 2 बातें हैं बेसिकली। क्या है कि इट्स ए ब्रॉड इम्यून रिस्पॉन्स जो कि IgA टी सेल को स्टिमुलेट करती है। और जो हमारा नेज़ल म्यूकोजा है पर्टिकुलरली, इट हैज़ गॉट ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड इम्यून मैकेनिज़्म। तो यदि हम ये 4 बूंद डालनी है आपने हर एक राइट नोज़ में, फिर लेफ़्ट नोज़ में, और सिर को पीछे की तरफ रखना है ऐसे सिर की तरफ देखते हुए, और 2 मिनट तक लेटे रहना है। तो ये एक तो इसका ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा, ये हमें इन्फेक्शन होने से बचाएगी और ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ को भी रोकेगी। लाइक जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, उस केस में क्या होता था कि स्टिल यू कैन बी इन्फेक्टेड एंड यू कैन ट्रांसमिट द डिसीज़, लेकिन आपको हो सकता है कि सिम्टम ज़्यादा ना आए, ये सिम्टोमेटिक रहें, आपको सीरियस बीमारी ना हो। लेकिन इसका ड्यूअल बेनिफिट है, ये नेज़ल म्यूकोजा के अंदर ही एक इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि अगर ओमिक्रॉन का वायरस, ओमिक्रॉन BA.7 या कोई भी कोरोना का वायरस जाएगा तो वो नेज़ल म्यूकोजा में ही मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आप इन्फेक्ट भी नहीं करेंगे और आप ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, आपको कोई इन्फेक्शन का डर नहीं, इंजेक्शन का डर नहीं। और तीसरी चीज़, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। हेल्थ केयर वर्कर या कोई भी व्यक्ति को हम जरा सा भी ट्रेन करते हैं तो वो भी इसको लगा सकता है। और एक ही डोज लेनी है आपने, एंड इट इज़ वेरी सेफ एंड आई विल टेल यू हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स इवन। क्या नेजल वैक्सीन BF57 जो नया वेरिएंट है, सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसकी रोकथाम में, इसका सामना करने में सक्षम है, ऐसा माना जाए? देखिए, जो कोई भी वैक्सीन आता है ना, वैक्सीन में जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह भी जिसमें कि बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट होता है, तो उसी तरह से जो नए वेरिएंट होंगे उसमें जो एंटीजन है वो हमेशा पुराने वाले जितने वेरिएंट्स है उसकी तरह होगा। वैक्सीन के संबंध में जो डॉक्टर रहेजा ने जो बातें बताई, उससे अलग में 2 और बातें। देखिए, इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरह का होता है, एक लोकल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा जो होता है जो सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसमें B सेल T सेल जैसे होते हैं। जैसे ये पोलियो में हम लोग ओरल डोज देते हैं, तो ओरल डोज देने की वजह से क्या होता है कि GI म्यूकोसा पर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होता है, जो अतरियाँ होती हैं, उन सबों पर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये न केवल वो पहले फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेजन में रोकथाम करने में मदद करता है, बल्कि जो हमारे शरीर के अंदर में एक बार अगर ये वायरस आ जाए तो उसके अगेंस्ट में भी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। जैसा ये नेजल वैक्सीन में भी क्या है, जैसे हम ये जानते हैं कि इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो फैलने की जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। तो नाक के जो सेल्स हैं, डॉक्टर रहेजा ने भी बताया कि उनमें जो ये इम्यून जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। और ख़ास तौर पर जो कि IgA जो एक अलग तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो कि आपके नेजल म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे रहता है, उसकी जो एक मजबूत दीवार खड़ा कर देता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है। और जो इन्होंने ये बात बताई कि पूरे विश्व में 60 अलग अलग कैंडिडेट वैक्सीन थे नेजल वैक्सीन के, बल्कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों को इस संबंध में प्रशंसा करनी चाहिए कि हमने फेज़ 3 ट्रायल को पूरा किया और विश्व भर में हम लोग अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़े हो गए, जिसने इस वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया और विकसित करने पर इसको ये कॉमन यूज के लिए आया। अब आपके सवाल के बिल्कुल
बिंदुवत जवाब की ओर कि क्या ये नए वेरिएंट में ये लड़ने के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होएगा। तो चूंकि ये एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देता है IgA, IgG और टी सेल मीडिएटेड रिलेटेड इम्यूनिटी में, जो अलग अलग जो लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी सभी में इसे कारगर पाया गया है। इसीलिए हम लोग ब्रॉडली ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमें नए वाले जो वैक्सीन, जो नए वेरिएंट्स है उसमें भी प्राइमरी प्रोटेक्शन जो गंभीर रूप से बीमार होने की क्षमता है उसको न केवल कम करेगा बल्कि इसकी कैरियर वेव को भी करने में और प्राइमरी इन्फेक्शन को भी रोकने में मदद कर सकता है। ठीक है डॉक्टर रहेजा, नेजल वैक्सीन के क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? हाँ, मतलब ये किसी तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकती है क्या? डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक नोवल एडिनो वायरस वेक्टर्ड इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19 है। इसके अंदर हार्मलेस एडिनो वायरस वर्क्स एज ए डिलीवरी सिस्टम और इसका नाम है इंकोवैक BB154। और ये वैक्सीन क्योंकि ये एक डिलीवरी सिस्टम के थ्रू जा रही है एडिनो वायरस के थ्रू विच इज़ वेक्टर्ड, तो दिस इज़ ए हार्मलेस वैक्सीन आई मस्ट से। जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया कि इट हैज़ गॉट ए ब्लैंकेट कवर। नंबर 1 की वायरस का इन्फेक्शन आपके नेजल म्यूकोजा में ये ब्लॉक करेगा और दूसरी चीज़ ट्रांसमिशन को रोक देगा। तो दिस हैज़ ए गुड पोटेंशियल फॉर आवर कंट्री एंड एट द सेम टाइम वी शुड फील प्राउड कि भारत बायोटेक हैदराबाद, जो कि भारत की ही कंपनी है, भारत ने विकसित किया और इनके पास स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कि ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो हमें आगे आके इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्लियरेंस दे दी गई है और बहुत जल्दी ही ये मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी और हमें चाहिए कि हम समय रहते अपना वैक्सीनेशन करवा लें। पर्टिकुलरली मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है प्लीज़ अपना प्रिकॉशनरी डोज समय रहते ले लीजिए। जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया कि ये जो वायरस है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है, इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, तो इसका यदि वेव आएगा तो बहुत तेज स्पाइक आएगा। जैसे चाइना में आप देख रहे हैं इतने करोड़ों मरीजों को एक ही बार हो गया है और वो हैंडल करना मुश्किल हो गया उनके लिए, उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया है। तो हमें चाहिए कि हम वैक्सीनेशन समय रहते ले लें और दूसरा कुछ एक केसेस रिपोर्ट किए गए हैं भारत के अंदर और इस वायरस की इन्फेक्टिविटी को देखते हुए हमें चाहिए कि हम समय रहते कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, दूर से नमस्ते करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, नींद पूरी लें, सबसे ज़रूरी बात है, खुश रहें, फल सब्जियां न्यूट्रिशियस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, धूप में घूमें, खुले में रहें, वेंटिलेशन अच्छा रखें और खुश रहें। आपका इस समय इम्यून सिस्टम भी दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर पीयूष, वैसे चाइना की जो गवर्नमेंट है वो डेटा रिपोर्टिंग को रिवील नहीं करती है, उसका कंट्रोल है पूरी तरीके से वहाँ पर, तानाशाही एक तरीके से। तो जो इस वक्त वहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, क्या वो भी ये जो हमारा BF7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है वो यही वेरिएंट है या वो इससे कुछ अलग है? इस पर आप क्या मैं इस सवाल का जवाब इसके पहले मैं बताऊं कि इसमें जो आपने जो साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूछा था, तो जो नेजल वैक्सीन है उसके भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी माइल्ड देखे गए हैं। जो लोकल जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि थोड़े बहुत नाक से सर्दी, नज़ला, जुकाम, इस जैसा कहना, नंबर 1 ये हो गया। और अब मैं इसके वेरिएंट और चाइना से जो अब तक जो रिपोर्ट हमारे पास छन करके आ रही है, देखिए अभी जो विश्व में जो नए केसेस हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया और इसमें जो हैं वो ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट के का ही है, जो आप ये बताते हैं कि हम लोग वो जान भी रहे हैं कि BF7 वाला जो सब वेरिएंट है जी। इन देशों में इसके आम लोगों के लिए क्या मायने ये हैं कि ये हमारे देश में अगर पुराने जो एपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन को हम लोग माने तो इसका जो पेरेंट वेरिएंट है वो हमारे देश में एक वेव हो चुका है। ठीक है, चाइना में लास्ट वाला वेव नहीं हुआ था, तो इसलिए ये वाला जो है वो वेव वहाँ पर जो है वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओमिक्रॉन हमारे में जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं वो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है इसमें पहले से इम्यून है, इसलिए ये उतनी ज़्यादा समस्या नहीं खड़ी करेगी जिस तरह से ये चाइना में खड़ी कर रही है। ठीक है, डॉक्टर रहेजा कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी चीज़ है कि चाइना ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो किया, यानी वहाँ पे जब भी
एक दो केस कहीं भी मिले तो उन्होंने पूरे एरिया में लॉकडाउन लगा दिया, आइसोलेट कर दिया, उनको अलग जगह रखा। तो उसका ये नतीजा हुआ कि वहाँ की जो बाकी की पॉपुलेशन है उनमें एक्सपोजर ही नहीं हुआ वायरस के लिए। जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पूरी इंटरनेशनल स्टडीज़ को, विश्व की पूरी स्टडीज़ को साइंटिफिक तरीके से पूरी सिचुएशन को डील किया और वैक्सीनेशन को बहुत लार्ज स्केल पे किया। जी। दूसरी चीज़ ये भी है कि चाइना की जो वैक्सीन हैं, साइनोवैक, साइनोफैम, उनके ऊपर भी कुछ डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये अभी लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं, उनका इफेक्टिविटी 30% के आसपास है। जबकि हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड हमने इस्तेमाल की हैं, इनकी इफेक्टिवनेस 70% से अधिक है, 70 to 90% है। तो यदि आप ओवरऑल देखें, वी आर वेल प्लेस्ड विथ कंपेयर टू चाइना। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमें बिल्कुल कहीं भी, हर एक स्टेप पे हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, कहीं भी ढील नहीं देनी है। ठीक है डॉक्टर पीयूष रंजन, हमने देखा जो कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में हुआ वो बहुत व्यापक और प्रभावी हुआ, और इसके साथ साथ जब हमने देखा कि 2 डोज जिन्होंने लगवा ली है, अब उसके लिए बाद अपील की गई कि आप बूस्टर डोज लगवाइए। मैं समझना चाहूँगा कि ये जो नेजल वैक्सीन है, ये देश के आम नागरिकों को कब से इसकी मिलने की शुरुआत हो सकती है, और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का मतलब कि जो लोग 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया, क्या वो भी नेजल लगवा सकते हैं या फिर नेजल से पहले बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है? देखिए, आपके 3 अलग अलग प्रश्न है, मैं तीनों का बिंदुवत जवाब ठीक दूंगा। है। सबसे पहले ये कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो वैक्सीन के जो डोज हैं उनके बारे में, जो प्रिकॉशनरी डोज है वो लास्ट इन्फेक्शन के 6 से 9 महीने के बाद लेना चाहिए, और अगर जो आपने जो लास्ट सेकेंड डोज लिया है उसके भी लगभग 9 महीने के बाद। एक नेचुरल इन्फेक्शन अगर आपका प्रूवन इन्फेक्शन है तो दैट वर्क्स एज गुड एज अ डोज ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, ये आपके पहले प्रश्न में। ठीक। दूसरा ये कि जो हमारा जो नेजल वैक्सीन है, वो नेजल वैक्सीन जो है वो कितने समय के बाद उपलब्ध हो सकता है? तो अभी अभी सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी हुई है, लेकिन इसके मास प्रोडक्शन और इसके जो आम लोगों तक में उपलब्ध होने में जो है थोड़ा वक्त लग सकता है। इसमें मेरा अनुमान है कि लगभग 2 से 3 महीने तक का समय ऐसा लग सकता है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न जो ये हुआ कि क्या इसको एज ए प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो देखिए अभी जो बाद के जितने भी हमारे जो डेटा आए हैं, पहले हम लोग ये कहते थे जिसने कोविशील्ड लिया कोविशील्ड ही ले, कोवैक्सीन लिया कोवैक्सीन ही ले, लेकिन अब मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, और मिक्स एंड मैच में जो इम्यूनिटी देखी गई है वो और ज़्यादा बेहतर देखी गई है, हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो जो अभी पिछले कुछ समय में जो हमारे जो अध्ययन के बाद जो हमारे पास जो डेटा आए हैं वो मिक्स एंड मैच और हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है उसको बेहतर बताती है। तो वो अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस डोज टेकन आप कोई भी डोज ले सकते हैं, और नेजल वैक्सीन जब कभी भी उपलब्ध होगा तब आप उसको लास्ट जो आपका इन्फेक्शन है, जब आपकी उपलब्धता है, जैसे ये वैक्सीन आएगी तो सरकार के इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी होंगे कि प्रायोरिटी में किसे देना है, यंग लोगों को पहले देना है, बाद में देना है, हेल्थ केयर वर्कर को देना है, तो उसका पालन करते हुए आप इस वैक्सीन को भी ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रहेजा, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के हम ये देखते हैं कि अभिभावक चिंतित रहते हैं, चूंकि उनको स्कूल में जाना है और उसके माध्यम से कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा रहता है। पहले की स्टडीज़ ये बताती हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है और कोविड का उन पर असर नहीं होगा। क्या समझा जाए अभी की स्थिति में, और वो क्या बच्चे हमारे सुरक्षित हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं? अभी तक जितनी भी हमारे यहाँ कोविड-19 की वेव्स आई हैं उसमें ये देखा गया है कि बच्चों में जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो माइल्ड ही रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब नेचुरल जो उनकी अपनी इम्यूनिटी है बच्चों की वो इस वायरस के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी रही है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और अभी तक बच्चों के अंदर देखिए 12 साल से अधिक वाले बच्चों में वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन अभी देखिए अब कोई भी वैक्सीन यदि आती है, अब ये नेजल वैक्सीन भी 18 साल से अधिक व्यक्तियों के लिए अभी अलाउ की, अभी अप्रूव हुई है। तो कोई भी वैक्सीन यदि आती है तो सबसे ज़रूरी बात होता है साइंटिस्ट के लिए, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल। और वो तभी हो सकता है, उसके लिए एक लार्ज स्केल के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें कि ये वैक्सीन दी जाती है। पहले देखिए जैसे ये पहले जो नेज़ल वैक्सीन है ये हैमस्टर, माइस, इनमें
और र्यूसस मंकी में दिया गया, उसमें इफेक्टिव पाया गया, सेफ पाया गया, फिर ये ह्यूमंस के अंदर ट्रायल हुआ फेज 3 फेज 4। तो यदि आप देखें तो एक ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि काफ़ी समय लगता है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जिनके लिए ये अप्रूव हो चुकी है उन व्यक्तियों को चाहिए कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। हमें ये समझना है कि डिसीज़ एनीवेयर इज़ डिसीज़ एवरीवेयर। ठीक है। नो वन इज़ सेफ टिल द होल वर्ल्ड इज़ सेफ। वी ऑलवेज से वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो ज़रूरी बात है कि पूरा विश्व सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा कॉलोनी, हमारा सिटी, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इन सब बातों को मैं यही कहूँगा कि फाइनल कि भाई आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, समय रहते अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ठीक है। देखिए, कोरोना से लड़ने में एक बहुत लंबा सफ़र हम सभी ने तय किया है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी सतर्कता को बरतें, और ये सतर्कता आपकी और हमारी जागरूकता से ही संभव होगी, तभी हम इससे बच पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी सजग होंगे, जागरूक होंगे कोरोना का सामना करने में, और अब हम सभी एक दूसरे के सहयोग से भारत को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर रहेजा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी हेल्दी इंडिया देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।